आज के क्लास में हम देखेंगे राज्यसभा। राज्यसभा यानी कि अपर हाउस। ठीक है। तो जैसा कि आपने आर्टिकल 79 के अंतर्गत आपने पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में हमारे प्रेसिडेंट आएंगे, राज्यसभा और लोकसभा होता है। ठीक है। यानी पार्लियामेंट इक्वल टू लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि राज्यसभा होता क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते क्या है, हाउस ऑफ द एल्डर्स होता क्या है, रेड कारपेट हाउस होता क्या है, अपर हाउस होता क्या है। ठीक है। तो इस सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। नमस्कार। ये राज्यसभा की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से प्री में क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि हमारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे होता है, फैक्ट पे बेसिस होता है, उसको हम देखेंगे। और साथ ही साथ मेंस में यदि कोई क्वेश्चन आ गया 250 वर्ड्स में आंसर लिखने के लिए, तो कैसे आप उसको आंसर लिखेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा। ये जो मेरी क्लास है, ये जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको स्टडी करने के बाद घटना चक्र और प्लस लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है पॉलिटी की, उसको अध्ययन करने के बाद इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है। ये जो मेरी क्लास होगी, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगी, बाइलिंगुअल होगी। ठीक है। इसमें टेक्स्ट हमारे इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। ये जो मेरी क्लास है, ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जितने भी ऑल वन डे एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए ये समान रूप से यूजफुल होगी। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा राज्यसभा है। ठीक है। राज्यसभा जब हम पढ़ाई करते हैं तो ये देखते हैं कि किस आर्टिकल में मेंशन है। तो ये राज्यसभा जो है हमारा मेंशन है आर्टिकल आर्टिकल 80। ठीक है। फॉर आपको समझाने के लिए आपको बताऊं मैं कि जैसे आप देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है, एक एक कंसेप्ट आप आराम से समझिए। जो पार्लियामेंट है ये आर्टिकल 79 में मेंशन है। ठीक है। आपको पता है। तो ये पार्लियामेंट बराबर होता क्या है? पार्लियामेंट में हमारे प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है। जो आर्टिकल 50 सेकेंड में है, प्लस हमारा लोकसभा होगा। लोकसभा हमारा आर्टिकल 81 में है, और प्लस हमारा राज्यसभा राज्यसभा ये हमारा आर्टिकल 80 में है। ठीक है। ये है। तो यही जो राज्यसभा है, ये हमारा आर्टिकल ऐसे मेंशन किया है। प्रेसिडेंट आपको पढ़ा चुका हूं मैं, लोकसभा पढ़ा चुका हूं मैं। तो आज हम देखेंगे राज्यसभा आर्टिकल 80 में। ये जो राज्यसभा है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो आपको पता है कि जो लोकसभा है, जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, संविधान सभा बना। और उसके बाद संविधान सभा जब थी, तो हमारा 1900 अक्टूबर अक्टूबर में 1951 में हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन शुरू होता है, और फरवरी 1952 तक ये हमारा लोकसभा का जनरल इलेक्शन खत्म होता है। तो हम देखते हैं कि फरवरी 1952 में हमारा लोकसभा शुरू हो गया, लेकिन राज्यसभा तब तक नहीं बना था। राज्यसभा जो है, इसको हम एल्डर हाउस बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ? फॉर्मेशन हुआ इसका 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है। ये याद रखिएगा। यानी कि 3 अप्रैल 1952 का इसका फॉर्मेशन हुआ। वेरी गुड। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? तो देखिए, जो राज्यसभा है, राज्यसभा को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है। यानी कि जो हमारे राज्य हैं, उन सबों का एक परिषद है ये। ठीक है। राज्यसभा जो जिस प्रकार लोकसभा होता है, लोकसभा में जो एमपी बैठते हैं, देखिए, जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो तो लोकसभा में भी आएंगे और राज्यसभा में भी आएंगे। लेकिन लोकसभा में जो एमपी होते हैं, वो हमारे इलेक्टेड होते हैं, यानी कि लोगों द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा में लोग तो चुने जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड के तरीके से चुने जाते हैं। जैसे इसका चुनाव प्रोसेस क्या होता है कि आप स्टेट जो भी हमारे विधानसभा है उसका इलेक्शन होगा, यानी कि एमएलए को आप चुनेंगे। वो एमएलए जब विधानसभा में पहुंचते हैं, तो फिर हमारे राज्यसभा के मेंबर को वो चुनते हैं। ठीक है। ये प्रोसेस है। ये सब आपको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा।
तो ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। वेरी गुड। इसको हम हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स। ओके। इसके बाद इसको हम रेड कारपेट, रेड कारपेट हाउस भी बोलते हैं। ठीक। जैसे लोकसभा को हम ग्रीन कारपेट हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को हम रेड कारपेट हाउस बोलते हैं। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं जो आपको पता है? अपर हाउस, अपर हाउस। ठीक है। तो यहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाउस ऑफ द एल्डर्स किसको बोलते हैं, रेड कारपेट हाउस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको देखना होगा। ओके। अब इस राज्यसभा में मेंबर आएंगे, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर आएंगे, नॉमिनेटेड मेंबर आएंगे। तो राज्यसभा में जो मेंबर आएंगे उनका एलोकेशन ऑफ सीट कहाँ मेंशन है? तो देखिए, जो एलोकेशन है, एलोकेशन यानी कि कितने मेंबर राज्यसभा में रहेंगे, ठीक है, और वो कहाँ से चुन के आएंगे, किस शेड्यूल में, अनुसूची में है, ये सब आपको बताऊंगा। अलोकेशन ऑफ सीट टू राज्यसभा। ठीक है। ओके। ये जो एलोकेशन ऑफ सीट है राज्यसभा का, ये कहाँ है? ये देखिए, ये है जो आपका फोर्थ शेड्यूल है, फोर्थ शेड्यूल। ठीक है। यानी कि जो आपका चौथा अनुसूची है, उसमें बताया गया है कि राज्यसभा का जो सीट्स है वो किस प्रकार से बांटा गया है, एलोकेट किया गया है, बांटा गया है। ओके। वेरी गुड। इसके बाद ये हमारा जो सीट का बंटवारा हुआ है वो किस पे बंटवारा होता है? ये जो सीट का बंटवारा है, हर स्टेट का, हर राज्य का कितनी जनसंख्या है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। ठीक है। यानी कि जो महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तो उनमें कितनी जनसंख्या है उसके आधार पे सीटों का बंटवारा हुआ है। ठीक है। ओके। अब देखिए, इसमें टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? यानी कि राज्यसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा वो क्या है? फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है। ठीक है। कितना फिक्स्ड है भाई मैक्सिमम? तो देखेंगे 250। ओके। 250 सीटें हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। वेरी गुड। सीट मैक्सिमम है ना। इन 250 में हम देखेंगे कि जो आपका 238 सीटें हैं, ठीक है, ये किसको चला जाएगा? ये जो सीट्स हैं ये चले जाएंगे हमारे स्टेट्स, स्टेट्स और प्लस यूटी को, यूनियन टेरिटरीज को। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको भी जाता है और जो राज्य है उनको भी चला जाएगा। ठीक है। ओके। अब कितने बचे यहाँ पे? 12 सीटें। ये 12 सीट कहाँ चला जाएगा? नॉमिनेटेड। ठीक है। यानी कि 12 सीट नॉमिनेट की जाती है और 238 जो सीटें हैं वो राज्य और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें बंटवारा उसका हो जाता है। ओके। ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये जो हमारा यूटी है ना, तो उस तरीके से तो हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हैं, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास हैं। लेकिन जो राज्यसभा में जो एमपी चुन के जाते हैं वो सिर्फ 3 यूटी से चुन के जाते हैं, 3 यूटी से। ठीक है। ये 3 यूटी कौन से हैं? देखिए बता रहा हूं मैं आपको। एक तो पहले आप रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर,
जम्मू एंड कश्मीर। ओके, पहला। यहां से आते हैं जम्मू एंड कश्मीर से सीट हमारी कितनी आती है? यहां से सीट आती है हमारी 4। ओके, ठीक है। इसके बाद देखेंगे दिल्ली। दिल्ली दिल्ली से सीटें कितनी आती हैं इसमें? 3। और उसके बाद एक हमारा है पुडुचेरी। पुडुचेरी और पुडुचेरी से कितनी सीटें आती हैं? हमारे 1। ठीक है, यानी कि 8 स्टेट हैं, है ना? 8 हमारे यूटीज हैं। उन 8 में से बस 3 यूटी हमारे राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका चुनाव 3 यूटी करती है। उसमें एक जम्मू एंड कश्मीर है, दिल्ली है और पुडुचेरी। ये आपको समझाया मैं। ठीक। इसके बाद देखें, आपको बताया कि 12 जो मेंबर हैं ये हमारे क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, यानी कि नामित होते हैं। और जो नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेट करते हैं, नामित करते हैं, तो कौन करते हैं? बाय प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट के द्वारा इनको नामित किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, राष्ट्रपति इनको नामित करते हैं राज्यसभा में 12 मेंबर को। तो किस आधार पे नामित करते हैं? क्या वो बहुत पढ़े लिखे हैं, या बहुत अमीर हैं, कि बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं? इन बेसिस पे करते हैं क्या? कुछ ना कुछ तो बेसिस होगा ना। तो इनका बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ, आप याद रखिएगा, एक कंसेप्ट है, ट्रिक है ये, लॉस। ठीक है, लॉस। ये आप सबको, जनरली सबको पता होता है कि लॉस कैसे। देखिए, ये जो होगा, एस फॉर, ये जाएगा साइंस। साइंस यानी कि विज्ञान। डबल एस है, यानी कि ये जाएगा सोशल साइंस, सोशल सर्विस। ठीक है, सोशल सर्विस, सामाजिक जो सेवा होती है, सामाजिक सेवा के तौर पे ये जाएंगे। ए से हमारा आर्ट, आर्ट यानी कि कला। ठीक है, और एस से हमारा आएगा लिटरेचर, लिटरेचर। ठीक है, जैसे लिटरेचर में क्या हमारा आ गया? हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, जो अच्छी किताबें लिखते हैं, जो नोवेल लिखते हैं, उस बेसिस पे इनका प्रेसिडेंट साहब सोचते हैं कि ये आदमी इतना अच्छा कार्य किए हैं, है ना, तो इनको हम, ये तो इलेक्शन लड़ेंगे तो लोकसभा में तो हार जाएंगे, क्योंकि ये अपने काम पे फोकस किए हैं, पब्लिक से कॉन्टेक्ट कम बनाए हैं, लोग इनको जानती तो है लेकिन सही से इनको पहचानती नहीं है। ओके, पहचानती तो है लेकिन सही से इनको जानती नहीं है कि इनका कैरेक्टर कैसा है, कैसे लोगों से मिलते हैं ये पब्लिक, ये फील्ड वर्क किए नहीं है, लोगों से मिले जुले नहीं है, तो लोकसभा में यदि ये जाते हैं चुनाव लड़ने, तो ऑब्वियसली ये हार सकते हैं। लेकिन ऐसे महान विभूतियों को हमें राज्यसभा में नॉमिनेट करना चाहिए। ठीक है, ओके। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, उनको भारत रत्न मिला। ठीक है, वो क्या हुए कि वो तो कोई इलेक्शन लड़के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बने, लेकिन सरकार ने क्या की कि उनको सोशल सर्विस, होम मिनिस्ट्री जो है, सोशल सर्विस के टैग में इनको राज्यसभा में भेजने का प्रस्ताव पारित किया और इनको भेजा गया। किनको? सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, ओके। ये फैक्टर है, साइंस, सोशल सर्विस, आर्ट और लिटरेचर पे ही 12 लोगों को नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेजा जाता है। ओके, ठीक, ये तो समझ गए आप। वेरी गुड। लेकिन अभी देखिए, अभी क्या है कि एट प्रेजेंट अभी जो है राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो एट प्रेजेंट 245 सीटें हैं। ठीक है, 250 तो हमारे मैक्सिमम सीट की बात हो रही है, यानी कि उससे अधिक सीटें नहीं हो सकती। लेकिन अभी जो है हमारे राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर हैं? 245 मेंबर हमारे हैं। ओके, एक ट्रिक याद रखिएगा, जैसा कि आपको बताया था कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 5, 4, 3। ओके, यानी कि 5 इधर से लेंगे 4 और 2 के स्थान पे 3। ओके, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको। 245 हमारे मेंबर है राज्यसभा में। इनमें क्या है, आप देखेंगे कि जो 233 मेंबर हैं वो हमारे इलेक्टेड हैं, चुने गए हैं, इलेक्टेड हैं। कहाँ से? बाई एमएलएज।
एमएलए ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और जो 12 हैं उनको नॉमिनेटेड किया गया है, ठीक है। ओके, एक यहाँ पे पॉइंट है, ये आपको बता रहा हूं कि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका चुनाव एमएलए करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर एमएलए यानी कि विधानसभा, जो हमारे राज्य के सभा होता है, विधानसभा, विधान परिषद। और इंडिया में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बाइकैमरलिज्म चलता है, यानी कि हमारा विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, यानी कि एमएलए भी हैं और एमएलसी भी हैं। तो वो एमएलसी भी तो वोट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जो एमएलसी बस हमारे 6 राज्य में हैं, ओके, और 28 हमारे राज्य हैं। तो एक तो आप यदि एमएलसी 6 राज्यों का लेते हैं, जैसे 6 राज्य कहाँ-कहाँ हैं? आपका महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये हो गया। तो सोच समझ के रखा गया है कि इसमें एमएलसी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ओके। एमएलसी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, न तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनका पार्टिसिपेशन है और न ही राज्यसभा में जो मेंबर चुन के जाते हैं उनका चुनाव करने में उनका योगदान नहीं। हाँ, एमएलसी के चुनाव में एमएलए का इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी कुछ मेंबर को चुनते हैं, ओके। तो इतना आप समझ गए कि अभी क्या है, प्रेजेंट स्थिति में कितने मेंबर हैं, कैसा कैसा चुनाव इनका होता है, ठीक है। ओके, अब देखेंगे कि ये जो आपको बता रहा था मैं कि सिर्फ एमएलए ही करेंगे, तो आर्टिकल है एक हमारा, एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 80, है ना, यानी कि 80 में क्या है, राज्यसभा। तो इसके राज्यसभा के 4 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि द रिप्रेजेंटेशन representation of each state state in council of states, council of states। तो काउंसिल ऑफ स्टेट हमारा क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या है हमारा, राज्यसभा, ठीक है। शैल बी इलेक्टेड इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड member elected member of legislative assembly, ओके, यानी कि विधानसभा। ये कह रहा है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, यानी कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, प्रतिनिधित्व जो करने आते हैं हर राज्य से, उनका चुनाव कौन करता है, विधानसभा की जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो यानी कि एमपी जो होते हैं, अरे सॉरी एमएलए जो होते हैं, वही हमारे क्या करते हैं, इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनका चुनाव करते हैं। समझ में आ गया आपको? ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 84 में, ओके। यहाँ पे यदि एमएलसी दे देगा तो एमएलसी को काट दीजिएगा, ठीक है, कि हमारे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं, राज्यसभा, ये राज्यसभा क्या परमानेंट बॉडी है कि टेम्पररी बॉडी है, ठीक है। तो राज्यसभा इज अ परमानेंट परमानेंट हाउस है, ठीक है, ये हमारा परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस यानी कि जिस प्रकार से प्रेसिडेंट चाहें तो लोकसभा को डेजुलेट कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, है ना, डेजुलेशन लेके आ जाएंगे, लेकिन क्यों क्यों क्योंकि वो टेम्पररी हाउस है। लेकिन राज्यसभा जो है वो हमारा परमानेंट हाउस है, ये हमेशा बना रहेगा, ठीक है। और एंड कैन नॉट बी, कैन नॉट बी, क्या हो सकता है, कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व, ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, कैन नॉट बी। लेकिन बट है, बट क्या है, लेकिन क्या है, कैन बी, कैन बी
prorogued by the president। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा राज्यसभा है, राज्यसभा ये है कि वो हमारा परमानेंट हाउस है, इसको तो आप भंग नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो क्या कर सकते हैं कि जो सेशन होता है, जैसे बजट सेशन हो गया, मानसून सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया। अभी फरवरी के महीना में क्लास में ले रहा हूँ, तो अभी हमारा क्या चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है। तो यदि प्रेसिडेंट चाहें तो जो हमारा 3 सेशन होते हैं, तो किसी एक सेशन को वो रद्द कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक सेशन को वो खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमारे राज्यसभा को खत्म नहीं करते हैं। ओके, जैसे लोकसभा के केस में क्या होता है कि यदि लोकसभा का टर्म जो 5 साल का यदि कोई सरकार पूरा कर लेती है, तो फिर इलेक्शन होता है। इलेक्शन होके नए मेंबर चुन के आते हैं। तो नए मेंबर कहाँ चुन के आएंगे, जब तक लोकसभा डिसॉल्व नहीं होगा तब तक। यानी कि पहले का 2024 से मान लीजिए इलेक्शन हुआ, तो 2019 से 2024 तक जो लोकसभा चली, उस लोकसभा को हम भंग करते हैं, और 2024 से फिर चुनाव होता है, और फिर जो मेंबर चुन के आते हैं, तब हमारा लोकसभा शुरू होता है वो नया। ओके, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। ओके, ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है आर्टिकल आर्टिकल 83। ओके, 83 में क्या है, देखिए 83 यानी कि यहां से आप डी, 3 से डी बन सकता है क्या, डी, है ना, यानी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यानी कि 83 जो अनुच्छेद है, उसमें यह है कि पार्लियामेंट की जो हाउस है, हाउसेस मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा, उसका एक ड्यूरेशन है कि क्या होगा। उसमें इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि राज्यसभा का जो टेन्योर होगा वो 6 साल का होगा। ठीक है, द टर्म ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, अब तक आप देख रहे थे लोकसभा में जब पढ़ाई करते हैं, तो लोकसभा में देख रहे थे कि द टर्म ऑफ द लोकसभा वो हमारा 5 ईयर्स का था, वहां मेंबर की बात नहीं हो रही थी। उसी प्रकार यहाँ पे है द टर्म ऑफ इट्स मेंबर, क्योंकि अब राज्यसभा की बात नहीं है, राज्यसभा को आप डिसॉल्व कर ही नहीं सकते, उसका टेन्योर है ही नहीं। तो इसलिए मेंशन किया गया है कि इसके जो मेंबर हैं, इनका जो टर्म है वो हमारा कितने का साल का है, आर 6 ईयर्स। ठीक है, ये 6 साल का है। इसमें यह है कि 1/3, ठीक है, 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है, रिटायर, ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर यानी कि जैसे ही 2 साल खत्म होता है, हर 2 साल पे हमारे 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि टोटल हमारे 300 मेंबर हैं, 300 मेंबर हैं। ओके, इनका चुनाव हुआ है, तो ये क्या करेंगे, इसका 1/3 यानी कि 100 मेंबर जो हैं 2 साल पे, ठीक है, एट 2 ईयर्स पे ये क्या करेंगे, रिटायर हो जाएंगे। ओके, और फिर चुन के आएंगे मेंबर 100। तो इस प्रकार से प्रोसेस हमारा चलता रहता है। ठीक है, ओके, आगे देखेंगे हमारा आर्टिकल आर्टिकल 84 बी। 84 बी में हमारा क्या है, आर्टिकल 84 बी में बताता है क्या, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन किसका, क्वालिफिकेशन उसका कि राज्यसभा के जो मेंबर होंगे, जो चुने जाएंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से लोकसभा की क्वालिफिकेशन होती है, उसी प्रकार से राज्यसभा का भी, अरे सॉरी, जिस प्रकार से लोकसभा का क्वालिफिकेशन होता है, उस तरीके से राज्यसभा के क्वालिफिकेशन नहीं होता है।
इसमें एज का अंतर होता है। भारत के नागरिक तो होंगे वो, लेकिन बस इसमें अंतर है लोकसभा राज्यसभा में एज का। वो क्या है? लोकसभा में देखेंगे कि क्वालिफिकेशन में 25 ईयर की डिमांड होती है, लेकिन यहाँ पे कितना है? 30 ईयर, 30 साल। कोई भी मेंबर जो राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा, वो कम से कम 30 साल के होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारे इंडियन होने चाहिए, इंडियन। और इंडियन वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, वो चाहे बर्थ से हो सकते हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन से हो सकते हैं, चाहे एक्विजिशन से हो सकते हैं, या नेचुरलाइजेशन से हो सकते हैं, या जो भी हमारे डिसेंट हैं, वंशज हैं, उसके माध्यम से हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखेंगे कि अब जब राज्यसभा को आप पढ़ लिए, तो राज्यसभा को आप जान गए कि ये हमारा अपर हाउस है। ओके, इसमें 250 अधिक से अधिक मेंबर चुन के आ सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, टोटल 245 मेंबर हैं, उसमें से 233 हमारे इलेक्टेड हैं और 12 नॉमिनेटेड हैं। ये जब राज्यसभा में बैठेंगे तो उनका चेयरमैन कौन होगा, उनको गाइड कौन करेगा, हमारे जो सेशन चलेगा उसको लीड कौन करेगा? जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं, तो उसी प्रकार राज्यसभा में हमारे कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं। और चेयरमैन कौन बनते हैं? क्या राज्यसभा का ही मेंबर रहेगा वही चेयरमैन बनेगा? नहीं, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट होते हैं। यानी कि देखिए, हम चेयरमैन के बारे में बात करते हैं। ओके, तो देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। स्टेट्स, ठीक है। यानी कि देखिए, एक चीज आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, है ना, क्योंकि इसको कई बार मैं बता चुका हूं कि राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे? तो राज्यसभा के चेयरमैन हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे। वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि भारत सरकार जिसको भी वाइस प्रेसिडेंट चुन लेगी, वो हमारे पदेन, हमारे अध्यक्ष हो जाते हैं, किसके? राज्यसभा के। ठीक है, तो अभी के जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, है ना, वो हमारे क्या है? चेयरमैन है राज्यसभा के। ठीक है, इसका अलग से, चेयरमैन का अलग से चुनाव नहीं होता है। कि ध्यान रखिएगा कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनका तो इलेक्शन होता है। ओके, ठीक है, लेकिन जो चेयरमैन है, इनका नो इलेक्शन, नो इलेक्शन। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही हमारा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ओके, ठीक है, वेरी गुड। सैलरी जो है इनको, सैलरी जो 4 लाख मिलती है वाइस प्रेसिडेंट को, है ना, वो प्रेसिडेंट के तौर पे तो नहीं मिलती है। ठीक है, तो किस के तौर पे मिलती है? ये मिलती है हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पे। समझ में आ गया आपको? ठीक है, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी जो है वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं मिलती है, बल्कि ये हमारे चेयरमैन रहते हैं। ठीक है, तो उस बेस पे इनको सैलरी 4 लाख की मिलती है। समझ में आ गया आपको? ठीक, ओके। आगे देखेंगे कि जो हमारा राज्यसभा है, राज्यसभा जो है, राज्यसभा, तो इसके पास पावर क्या है? तो राज्यसभा हैज पावर। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, राज्यसभा के पास पावर है। कौन सी पावर है, देखते हैं। राज्यसभा का पावर यह है कि इलेक्ट अ डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर, यानी कि इलेक्ट्स अ डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर। ओके, यानी कि जो डिप्टी चेयरमैन का चुनाव होता है, तो जो भी हमारे राज्यसभा के मेंबर चुन के चाहे नॉमिनेट होकर राज्यसभा में बैठे हैं,
तो उन्हीं में से किसी एक आदमी को डिप्टी चेयरमैन हम चुन लेते हैं, वो लोग चुनते हैं खुद। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद राज्यसभा क्या करता है? राज्यसभा जो है ये डिप्टी चेयरमैन को रेजोल्यूशन पास करके हटा भी देता है। ठीक है, यानी कि रिमूव रिमूव डिप्टी चेयरमैन बाय रेजोल्यूशन। एक प्रस्ताव लेके आते हैं, एक प्रस्ताव लेके आते हैं, पास कराते हैं। रेजोल्यूशन पास्ड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ओके। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, राज्यसभा के पास पावर है कि वो जो डिप्टी चेयरमैन है उनका चुनाव कर इलेक्ट कर ले, और दूसरा ये है कि उसको रेजुलेशन पास करके हटा सकता है डिप्टी चेयरमैन को। ओके, हटाने के लिए क्या है कि इनके पास इफेक्टिव मेजोरिटी होती है। जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया कि एक हमारा एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, एक हमारा सिंपल मेजोरिटी होती है, एक हमारा स्पेशल मेजोरिटी होती है, और एक हमारा इफेक्टिव मेजोरिटी होती है। चार तरीके की मेजोरिटी की मैंने आपको बताया था। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब है, जैसे मान लीजिए इसमें टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 245। तो 245 का जो आधे मेंबर हैं और प्लस एक जोड़ दीजिएगा तो वो हमारा एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो जाएगा। सॉरी, वो हाँ, टोटल स्ट्रेंथ हमारे हो जाएंगे। ओके, 2/3 से एब्सोल्यूट 2/3 मेजोरिटी हमारी जो होगी, सॉरी फिर से बता रहा हूं मैं, देखिए जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है वो हमारे अभी राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, तो 245 मेंबर का 2/3, ठीक है, 2/3 यदि मेंबर हैं, यदि वो कोई बिल पास करते हैं तो वो चीजें हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहलाएगी। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारी इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है? इफेक्टिव मेजोरिटी वो होती है कि जैसे मान लीजिए कोई मेंबर रिजाइन दे दिया, ठीक है, या किसी का अनटाइमली डिमाइज हो गया, देहांत हो गया है, तो वो सीट खाली रह जाएगी। तो टोटल सीट, उसमें से जो सीटें खाली रह गई हैं उसको माइनस करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे और प्लस 1 करेंगे, तो जितने मेंबर हो जाएंगे वो हमारे इफेक्टिव मेजोरिटी हो जाएंगे। ठीक है, ओके। आप प्रीवियस क्लास में इसको अच्छे से समझाया हूं, आप जाके इसको समझ सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है, तो जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा में, तो वो चीजें हमारा क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत ही हमारा होता है। ठीक है, ओके। तो इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में पहले ये था कि जो भी राज्यसभा के मेंबर जिस राज्य से चुने जाते हैं वे उसी राज्य के मेंबर होने चाहिए। यानी कि यूपी के जो मेंबर हैं, ठीक है, यूपी का मेंबर, यूपी का जो भी मेंबर है, ठीक है, सिटीजन है, यूपी से बिलोंग करता है, वो हमारा यूपी का रिप्रेजेंटेटिव इन कहाँ पे, राज्यसभा। पहले ये था 1951 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में हमारा ये था कि यदि यूपी का आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको यूपी का ही होना चाहिए मेंबर। आप यूपी के ही नागरिक रहेंगे, वोटर वहीं के रहेंगे, आप वहीं के वोटर रहेंगे आप। ठीक है, वोटर। ओके, लेकिन इसमें क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट हुआ इन 2003 में। ठीक है, जब 2003 में अमेंडमेंट हुआ तो इसमें यह कहा गया कि आप इंडिया में किसी भी राज्य के रहें, किसी भी यूटी के रहें आप, ठीक है, किसी भी यूटी के किसी भी राज्य के रहेंगे और आप किसी भी यूटी और किसी भी राज्य का रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी एनी पर्सन कैन contest from anywhere
anywhere for Rajya Sabha, even if he is he or she is a resident of any other state। समझ में आ गया? अब यानी कि कोई भी आदमी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है राज्यसभा का, वो भले ही किसी दूसरी स्टेट का हो। समझ में आ गया? यानी जैसे मान लीजिए कि मनमोहन सिंह है, ठीक है, तो मनमोहन सिंह हमारे राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एमपी थे। वो तो हमारे मनमोहन सिंह साहब आप देखिए पगड़ी रखते थे, तो यानी कि पंजाबी सिख रहे होंगे, यानी कि पंजाब से रहे होंगे, ठीक है, या हरियाणा से रहे होंगे, ठीक है, तो उनको पंजाब से ही चुनाव लड़ना चाहिए था राज्यसभा का। लेकिन आप देखते हैं कि वो क्या है कि वो चाहें तो असम से लड़ लें, वो चाहे तो उत्तर प्रदेश से लड़ लें, ठीक है, वो चाहे तो केरला से चुनाव लड़ लें, ठीक है, और केरला को पंजाब के होते हुए भी वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? किसी भी स्टेट को, है ना? तो ये हमारा अमेंडमेंट 2003 में लेके आया गया, ठीक है, तो इस तरीके से अब होता है, पहले ये नहीं था। ओके, पहले यानी कि जिस स्टेट से आप हैं उसी स्टेट को रिप्रेजेंट आप कर सकते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं है। ओके, ये समझ में आ गया आपको? यानी कि राज्यसभा का मेंबर आपको बनना है, ठीक है, तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आप किसी भी राज्य से आप बन सकते हैं राज्यसभा का मेंबर, जैसे कांग्रेस पार्टी करती है, कोई भी पार्टियां करती हैं ऐसे, ठीक है। अब देखेंगे, हम लोग समझेंगे आर्टिकल को कि राज्यसभा जो इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी है, तो क्या क्या काम करती है उसको हम देखेंगे आर्टिकल के माध्यम से। एक हमारा आर्टिकल है 249, ठीक, एक हमारा आर्टिकल है, पहले शॉर्टकट समझाता हूँ आपको, 250, ओके, एक आर्टिकल है हमारा 251, एक आर्टिकल है हमारा 252, ठीक, और एक आर्टिकल है हमारा 253, है ना, एकदम सीक्वेंस में है ना। ओके, एक चीज याद रखिएगा, टोटल नंबर कितने हैं हमारे राज्यसभा में? 245, ठीक है। तो जैसे ही आप आर्टिकल आए ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने के लिए, और राज्यसभा से आप कंफ्यूज हो रहे हैं चीजें क्या कैसे सही करें, चार ऑब्जेक्टिव दिया है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? 245, यानी कि इससे जुड़े हुए जो आर्टिकल होंगे चार के बाद, वो सब के सब हमारे क्या करेंगे? राज्यसभा को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आ गया? ठीक है, अब देखिए 249 को आप याद करेंगे किससे? इसको याद रखेंगे नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि राष्ट्रीयता के हित के लिए जो भी चीजें बनेगा, और प्लस 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, और प्लस 1 ईयर ओनली, है ना। इस तरीके से आप बस याद रखिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। यानी कि 249 में हमारा नेशनल इंटरेस्ट होगा, 2/3 मेजोरिटी रहेगी, है ना, और 1 साल तक ये मान्य रहेगा। ओके, बस इतना ही समझिए, आगे समझा रहा हूँ मैं। 250 में क्या है? ये हमारा है ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, यानी कि 249 में नेशनल इंटरेस्ट को लेकर राज्यसभा क्या कर सकता है। ओके, तो नेशनल इंटरेस्ट में हम देखेंगे कि राज्यसभा जो है 2/3 मेजोरिटी के साथ कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ बनाता है, तो वो 1 साल के लिए हमारा मान्य रहेगा। ओके, 250 में है कि यदि इमरजेंसी लगी है, आपातकाल लगा है, और स्टेट लिस्ट में यदि कुछ बनाना है, जैसे पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया स्टेट का, तो राज्य के इन सब चीजों पे जो भी कानून बनाना है उनको, ठीक है, तो वो हमारा राज्यसभा बना सकता है, ठीक है, लेकिन वो कब तक मान्य होगा? वो सिर्फ मान रहेगा 6 महीना के लिए, 6 मंथ, ठीक है, इसको बढ़ा सकता है, ठीक है, राज्यसभा इसको बिल पास कर करके इसको बढ़ा सकता है, ठीक है। 251 में ये है कि 249 और 250 यानी कि नेशनल इंटरेस्ट और इमरजेंसी के समय यदि पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, और वो कानून मतलब एक कानून बनाई, मान लीजिए शराबबंदी को लेकर बनाई है, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट भी एक शराबबंदी को लेकर कानून बनाई है, तो 251 में ये कहता है
कि शराबबंदी का शराबबंदी के लिए नेशनल इंटरेस्ट या इमरजेंसी के समय ये जो बना है शराबबंदी का, तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है उसकी वरीयता दी जाएगी, उसको माना जाएगा, न कि स्टेट को। ठीक है, ये समझ गए आप? ओके। 252 में ये है, यदि दो राज्य हैं, टू ना 252 यानी कि दो राज्य हैं, वो हमारे सरकार से बोले, सेंट्रल गवर्नमेंट से बोले कि आप हमको ऐसा लॉ बना के दीजिए जो हम दोनों पे लागू हो। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बना के दे देगी। ओके। आर्टिकल 253 है। 253 ये है कि आप देखिए जो भी हमारा इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, है ना, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, जैसे आर्टिकल आप देखेंगे, आर्टिकल 51 में क्या है कि जो नेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए जो हम एग्रीमेंट करते हैं उसको बढ़ावा देना, है ना। तो उसी प्रकार आर्टिकल 253 में ये है कि जो भी हमारा इंटरनेशनल एग्रीमेंट हमारी सरकार ने की है किसी के साथ, है ना, वो चीजें क्या हो जाएगी कि हमारे पूरे इंडिया में या इंडिया कुछ भाग पे पूरी तरह लागू हो जाएगी, जिस प्रकार से सरकार चाहेगी वैसे। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं इसको अलग से। आर्टिकल 249 क्या है? आर्टिकल 249 है, इफ राज्यसभा, राज्यसभा हो गया, passes a resolution, एक प्रस्ताव पास करती है रेजुलेशन विद 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी। ठीक है, द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट रिगार्डिंग द, रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। ठीक, मतलब आप समझिए, यदि नेशनल इंटरेस्ट पे, है ना, यदि सब्जेक्ट लिस्ट में यदि कोई सब्जेक्ट है, जैसे आपको पता है कि शेड्यूल 7 में, अनुसूची 7 में हमारा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, ये हमारे डिवाइडेड है, आपको पता है। तो ये कह रहा है कि यदि नेशनल इंटरेस्ट में, है ना, यदि सब्जेक्ट लिस्ट में जो जो हमारे सब्जेक्ट हैं, यदि उस पे कोई कानून बनाना है, तो उस कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट को बनाना पड़ेगा। लेकिन वो पार्लियामेंट तब बनाएगी जब राज्यसभा जो है वो 2/3 मेजोरिटी के साथ उस रेजुलेशन को, उस प्रस्ताव को पास करेगी तब। समझ में आ गया? यानी कि इसमें लोकसभा का रोल नहीं है, ये राज्यसभा है, तो बहुत बड़ा भाई है ये, यानी कि शुरुआत यही करेगा। तो नेशनल इंटरेस्ट में, स्टेट लिस्ट में, ठीक है, यदि किसी सब्जेक्ट पे कानून बनाना है और उसको बनाने के लिए राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कर दी है प्रस्ताव को, तो पार्लियामेंट बना सकता है, यानी कि लोकसभा भी उसको पास करेगा और प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तो हो जाएगा। ओके, लेकिन जब ये बन जाता है, ओके, तो ये कब तक के लिए बना रहेगा? ये बना रहेगा वैलिड, वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। समझ में आ गया? यानी कि यदि नेशनल इंटरेस्ट पे यदि पार्लियामेंट बनाती है तो वो चीजें 1 साल के लिए हमारी क्या होगी? वैलिड होगी। ओके, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए नहीं, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय पासिंग ए रेजुलेशन। लेकिन 1 साल के लिए तो जैसे रेजुलेशन पास करेगी कौन? राज्यसभा, तो 1 साल के लिए बन जाएगा। लेकिन इसको कंटिन्यू करने के लिए फिर से राज्यसभा को रेजुलेशन पास करना पड़ेगा, अब पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब वो हमारा एक्सटेंड होता रहेगा और बढ़ता रहेगा। समझ में आ गया? ओके, फिर हम देखेंगे आर्टिकल, आर्टिकल 250। ये आर्टिकल 250 क्या है, इसको भी समझिए। देखिए, आर्टिकल 250 में है इम्पावर। ये क्या करता है? इम्पावर।
Article 250 empower the parliament to legislate, ठीक है, यानी संसद को एक पावर देता है कि आप कानून बनाइए विद रिस्पेक्ट टू any matter any matters in the state list, ठीक है, if the provision of emergency is in operation. कहने का मतलब यह है कि जब इमरजेंसी लगा है आपके देश में, उस समय स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट को पावर है कि वो कानून बना सकता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि स्टेट लिस्ट क्या है। देखिए, स्टेट लिस्ट ये है, जैसे पुलिस हमारा आ गया है ना, तो पुलिस किसके अंडर रहेगी? राज्य के अंदर रहेगी। अच्छा, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी किसके अंडर आता है? खेती बाड़ी जो है हमारा सब्जेक्ट हमारे स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। तो इन सबों पे यदि कोई कानून बनाना है तो वो हमारा पार्लियामेंट बना सकती है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद तक ही प्रभावी रहता है ये। यानी कि जैसे आपातकाल इमरजेंसी हमारी जो खत्म हो गई, तो इमरजेंसी खत्म होने के बाद 6 महीना तक ये हमारा रहेगा और उसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा। यानी कि 6 मंथ, ठीक है, आफ्टर द इमरजेंसी, cease टू ऑपरेट। यानी कि जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, उसके 6 महीना तक रहेगी और उसके बाद इट ऑटोमेटिकली गेट एक्सपायर्ड। यानी कि अपने आप ये चीजें खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया? यानी कि नेशनल इमरजेंसी के समय क्या हो जाएगा? 6 महीना तक। जैसे नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई तो 6 महीने के बाद अपने आप ये खत्म हो जाएगा। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो भी हमारा कानून बन गया है वो हमारा चलेगा 1 साल तक। यदि 1 साल के आगे भी उनको बढ़ाना है तो आपको फिर से रेजुलेशन लेके आना पड़ेगा और वो बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। ये 6 मंथ, ये प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी। ओके, अब हम देखेंगे आर्टिकल 251। इसमें क्या है? आर्टिकल 251 में यह है कि इसको सिंपल मैं समझाता हूं मैं, कि जो भी आर्टिकल 249, यानी 249 में क्या है? नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, प्लस आर्टिकल 250। ओके, तो आर्टिकल 250 में क्या है? ये हमारा इमरजेंसी कितने होते हैं? नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल और हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, 352, 356, 360। आर्टिकल 251 बोलता है कि आर्टिकल 249 और आर्टिकल 250 के अंतर्गत पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई कानून और स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाया कानून यदि एक दूसरे को अपोजिट हैं तो पार्लियामेंट का कानून मान्य होगा। यानी कि इसमें आप ये समझिए कि कोई भी कानून बनेगा, यानी कि ये देखिए, दोनों का मतलब ये है कि जब ये रहेगा इस केस में, तो जो लॉ है ना, मेड बाय पार्लियामेंट, वो हमारा विनर होगा, बड़ा होगा, ठीक है। लॉ मेड बाय स्टेट, ठीक है, ये आप समझिए, है ना, ये बड़ा। ओके, ठीक, फिर समझ लीजिए, एक बार और समझा दे रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए
बिहार सरकार क्या की है, शराबबंदी पे कानून बनाई है। ओके, नेशनल इमरजेंसी अभी तो सरकार बनाई है, शराबबंदी बिहार में है। ठीक है, अभी जैसा चल रहा है, मान लीजिए कि ट्रम्प का टैरिफ है और भी सारी चीजें हैं, यदि ऐसा हो जाए कि हमें इमरजेंसी लगाना पड़े भारत सरकार को, तो जब भारत सरकार इमरजेंसी आपातकाल लगा दी है पूरे भारत में, और उस समय शराबबंदी को लेके एक कानून बनाती है जो कि पूरे भारत पे लागू होगा, तो वो भी कानून बनाती है शराबबंदी को लेके। अब बिहार का पहले से लागू है, लेकिन मान लीजिए बिहार सरकार शराबबंदी में ये कही है कि आपको बिल्कुल शराब नहीं पीनी है, आप खरीद नहीं सकते, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाती है शराबबंदी में, उस पर ये कहती है कि आप बियर का बोतल पी सकते हैं बस। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है कि एक बियर पी सकते हैं, उससे अधिक नहीं, तो वही मान्य होगा। ठीक है, और बिहार का नियम खत्म हो जाएगा बिहार में ही। समझ आ गया? तो वो चीजें हैं, इसको ले लैंग्वेज में समझाया हूं मैं कि आप समझ जाएंगे, और मुझे पता है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, ओके। अब आएगा हमारा आर्टिकल आर्टिकल 252। 252 मतलब टू, यानी कि इम्पावर द पार्लियामेंट, इसको लिख दे रहा हूं मैं, समझा भी दिया हूं कि दो स्टेट चाहें तो उनके लिए हमारा क्या करेगा, ये पार्लियामेंट कानून बना के दे देगा और दोनों पे लागू हो जाएगा। ओके, इम्पावर empowers the parliament empower the parliament to legislate for two or more states। आगे ना बात समझ में आ रही है आपको? states by consent and adoption of such legislation by any other states। ठीक है, यानी कि इंपावर करता है पार्लियामेंट को कि एक लेजिस्लेट बनाने के लिए टू और मोर स्टेट के लिए, उन्हीं की हमारे सहमति से एडॉप्शन के लिए सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक स्टेट चाहते हैं कि हमको ये कानून केंद्र सरकार बना के दे, तो केंद्र सरकार आर्टिकल 252 के अंतर्गत उस पर बना के दे सकती है। समझ में आ गया? ओके, फिर है आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 में जैसा कि आपको बताया कि पार्लियामेंट क्या है, कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक एनी लॉ ठीक है, फॉर द होल, यानी कि पूरे भारत में, या पार्ट, यानी कि पूरे छोटे से राज्य में भी, पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग, क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्या लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ठीक है, या जो हमारे कन्वेंशन होते हैं उनको लागू करने के लिए। ठीक है, मतलब यह है कि आर्टिकल 253 जो है, 253 ये है कि मान लीजिए भारत सरकार ने क्या किया है कि कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया है, इंडिया इंडिया और रसिया के बीच में, चाहे इंडिया अमेरिका के बीच में, चाहे इंडिया ताजिकिस्तान के बीच में, यदि कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो उस एग्रीमेंट को मान लीजिए कि इंडिया में कोई पावर प्रोजेक्ट लगाना है, जैसे मान लीजिए कि सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाना है इंडिया में, तो सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाना है इंडिया में, और इंडिया ने फ्रांस के साथ एग्रीमेंट किया है, और फ्रांस कहा कि ठीक है, इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप के लिए हम हेल्प करेंगे। ओके,
अब क्या करेगी कि इंडिया सरकार और फ्रांस गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट हो गया है। तो अब क्या है कि भारत सरकार को इंडिया में कहीं भी एक सेमीकंडक्टर चिप का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है। तो उसको लगाने के लिए उसको सूटेबल लग रहा है कि हम उत्तर प्रदेश को नोएडा में हम लगाएं। ठीक है, तो कैसे लगाएगी? तो वो क्या करेगी कि आर्टिकल 253 है, आर्टिकल 253 यानी कि वो बोलेगा कि पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है, कि वो क्या करेगा कि वो इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लागू करेगा, वहां पे जमीन अलॉट कर देगा वो। समझ में आ गया? तो वो चीजें हमारी हैं। आई होप समझ गए होंगे आप। ठीक है, इसलिए आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नोएडा में जो भी हमारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वो सब हमारे स्टेबलाइज हो रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं कि एक बार क्या हुआ कि बिहार गवर्नमेंट टाटा जो था, टाटा कंपनी की यूनिट लगानी थी, तो बिहार गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। ठीक है, तो उसको हमारा क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल सरकार ने एक्सेप्ट किया। तो यानी कि पार्लियामेंट जहां चाहे वहां पे उस चीज को लगा सकती है। ठीक है, ओके। अब देखेंगे हम कि एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा का होता क्या है। ठीक है, तो जो एक्सक्लूसिव पावर होता है यानी कि विशिष्ट पावर राज्यसभा के पास ये होता है कि यदि ऑल इंडिया सर्विसेज, है ना, लिख रहा हूं मैं, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा क्या होता है ना? इनका जो होता है ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएशन में, यानी क्या करेगा, टू रिकमेंड क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, यानी कि अभी देखेंगे आप कि आपके पास 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है ना? कौन कौन से? एक हमारा आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एक हमारा आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, और एक हमारा आईएफएस, इंडिया फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट, जंगल वाला। ठीक है, तो ये हमारे 3 हैं। लेकिन यदि सरकार चाहे, ठीक है, राज्यसभा चाहे कि ये काम करते हैं कि एक और ऑल इंडिया सर्विसेज हम बनाते हैं, और वो हमारा क्या होगा, एडुकेशन। तो मान लीजिए कि आईईएस, इंडियन एजुकेशन सर्विसेज, मान लीजिए लेके आती है, उसका इंटेंशन है। तो यदि लेके आएगी तो उसके लिए लोकसभा चाहेगा तो नहीं, जब तक राज्यसभा हमारा रिकमेंड नहीं करेगा। यानी कि कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपको राज्यसभा की रिकमेंडेशन मिलना जरूरी है। समझ में आ गया? ये इनका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। समझ में आ गया? ओके, गुड। अब देखिए, जिस प्रकार से आपको पता है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कि कभी कभी क्वेश्चन मैचिंग में दे देगा, है ना, कि स्टेट्स हैं, स्टेट्स, और इस स्टेट्स के पास कितने नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ठीक है, ये पूछ दिया, दे देगा। तो इसके लिए आपको मैं बता रहा हूं, देखिए, जैसा कि लोकसभा के लिए बोला था मैं, है ना, कि लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में हमारा यूपी है, आपको ये बताया था, UMWB, यानी कि यू से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें, 80, एम से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कितना पास है, 48, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, इनके पास कितनी सीटें हैं, 42, और फिर हमारा आ गया बिहार, बिहार से कितनी सीटें हैं, हमारे 40। ये हमारा लोकसभा। ठीक है, उसी प्रकार हम देखेंगे जो नंबर ऑफ सीट सबसे मैक्सिमम किसमें है, तो उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी में कितनी सीटें हैं, 31, बहुत बढ़िया। इसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं, 19, वेरी गुड। इसके बाद क्या आएगा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल आएगा, और साथ ही में हमारा तमिलनाडु, इनके पास कितनी सीटें हैं, 18। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा कि कौन से स्टेट्स हैं, दोनों स्टेट जिनके नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा बराबर है, तो वो हमारा वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। फिर उसके बाद हमारा आता है बिहार। ठीक है,
तो बिहार के पास कितनी सीटें हैं हमारे 16। ठीक है, यहाँ पे देखिए लोकसभा में क्या है कि जितनी 80 सीटें यूपी की है उसका आधा बिहार के पास है, नियर अबाउट वही है। 31 सीटें हमारे यूपी के पास है तो 16 सीटें हमारे बिहार के पास है। ठीक है, एक ही याद रखिएगा, और वेस्ट बंगाल है, और इसमें भी यही फॉर्मूला दोनों जगह अप्लीकेबल है। ओके, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में क्या है कि एक सीट भी है, एक सीट। अब एक एक सीट किस किस राज्य को मिला है उसको आप देखिए। एक तो आपको पता है कि सेवन सिस्टर्स माइनस इसमें असम कर दीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि असम के पास क्या है, हमारी 7 सीटें हैं। ओके, दूसरा, इसके बाद क्या होगा, एक सीट कहाँ कहाँ है भाई, एक सीट हमारे गोवा में है, पुडुचेरी में है। ठीक है, एक सीट गोवा में है, एक सीट पुडुचेरी में है। ठीक है, और 7 जो सिस्टर्स आप बोलते हैं उसमें क्या 7 सिस्टर में, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ओके, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका नागालैंड। ठीक, इसके नीचे मणिपुर, इसके नीचे मिजोरम। वेरी गुड, इससे सटा हुआ त्रिपुरा, इससे सटा हुआ मेघालय, मेघालय। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, मेघालय। फिर इसके बाद कौन हो जाएगा, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम हो गया है। ओके ओके, फिर हमारा सिक्किम, सिक्किम है ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये जो हमारे हैं 7 सिस्टर में हमारा आसाम भी आता है। ठीक है, ये सिक्किम हमारा अलग से है, ये 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। सिक्किम यानी कि ऊपरी पार्ट में, हमारा ऊपरी पार्ट में बनता है, और ये हमारा इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश ये हमारा है, ये अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा नागालैंड, ये हमारा मणिपुर, ये हमारा मिजोरम। ठीक है, ये हमारा मेघालय, ये हमारा त्रिपुरा, और ये हमारा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम ये पोर्शन है, तो यानी कि ये 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है। ओके, तो आप याद रखिएगा, यानी कि 7 ये और 2, यानी कि टोटल जो हमारे 9 हैं, 9 स्टेट्स, स्टेट्स एंड यूटी में हमारा एक सीटें मिलती हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक। 7 सिस्टर आपको पता है, असम जो है 7 सिस्टर में ही आता है, लेकिन असम के पास हमारी 7 सीटें हैं। ओके, तो हम समझने के लिए हम इस तरीके से देखें। ओके, ठीक है, यानी एक एक सीट कहाँ है आप देख लीजिए, इस तरीके से आप मिटा भी सकते हैं। ठीक, ओके, एक एक सीट कहाँ है। ओके, ठीक, समझ में आ गया आप? ओके, तो ये क्या है कि आपने अब तक जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपने देखा है ना ये चीजें। अब हम देखेंगे कि ये राज्यसभा जो है, यदि 250 वर्ड्स में क्वेश्चन आएगा उसको हम कैसे लिखेंगे। ओके, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, ओके, एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है, ऑफ राज्यसभा। इज इट merely a secondary chamber or does it play a vital role in the Indian federal system? 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, यानी कि राज्यसभा की संवैधानिक भूमिका और महत्व की चर्चा कीजिए। क्या यह केवल द्वितीयक सदन है या भारतीय संघीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसको आपको लिखना है। जैसा कि हर बताता हूँ आपको मैं हर क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, यानी कि पहले आप इंट्रो लिखेंगे, है ना, इंट्रो। इंट्रो में यदि क्या है कि राज्यसभा पूछा है तो राज्यसभा क्या है कि उसको क्या कहते हैं, तो राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, रेड कारपेट हाउस बोलते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। एक तो वो बोल देंगे आप, दूसरा किस आर्टिकल में मेंशन है वो आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये सब लिखने के बाद, है ना, आप इसका इंट्रोडक्शन खत्म करेंगे। ओके, सिंपल है। उसके बाद क्या है कि बॉडी में वो क्या क्या पूछा है, यानी कि जैसे ये बॉडी बॉडी में क्या लिखेंगे, क्या पूछा है, तो क्या पूछा है भाई, एक तो हमारा सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस पूछा है, इंपॉर्टेंस पूछा है। ठीक है, इन सबों को हम एक्सप्लेन करेंगे।
और फिर हम करेंगे कंक्लूजन, इसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे, है ना। और सबको समझिए कि एक लाइन में आप लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन देखिए क्या है। द राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट स्टेबलाइज अंडर आर्टिकल 80। और आप ये भी कह सकते हैं कि राज्यसभा फॉर्म्ड ऑन 3 अप्रैल अप्रैल 1952, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 80 ऑफ द अपर हाउस ऑफ द इंडियाज पार्लियामेंट, ठीक है। अनलाइक द लोकसभा, इट इज ए परमानेंट बॉडी that represent the federal character of Indian polity by giving voice to the states at the union level, ठीक है। यानी कि यूनियन लेवल पे स्टेट की अपनी आवाज रखने के लिए ये जगह प्रदान करता है। ओके, ठीक है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस आप ये समझिए कि जो जो भी आपको राज्यसभा से रिलेटेड आर्टिकल आपको याद आ रहे हैं वो चुपचाप लिख दीजिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस, ठीक है। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि आर्टिकल 80, ठीक है। फिर हमारा कितना है राज्यसभा में सीटें, 2, राज्यसभा में सीटें कितनी है 245, ठीक है। तो जब राज्यसभा में सीटें 245 है तो 4 जोड़ेंगे यानी कि 240, इसमें लिख देंगे 249, 250, 251, ठीक है, 252, ठीक है। ये सब आप लिख देंगे आर्टिकल। ओके, तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा देखिए परमानेंट नेचर है। आर्टिकल 83(1), इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर इंश्योरिंग कंटिन्यूटी इन नेशनल पॉलिसी, ठीक है। नॉमिनेटेड टैलेंट आप समझिए, यानी कि 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है और जो लास्ट है, ठीक है, उसको आप लिख देंगे, ये सब लिखा हुआ है। ओके, ठीक है। तीसरा रिवाइजिंग चैम्बर है ये, यानी कि ये हमारा चेक करता है हास्टी एंड इल कंसीव्ड जो हमारी चीजें हैं लेजिस्लेशन दैट माइट बी पास्ड बाय द लोकसभा ड्यू टू पॉलिटिकल कंपल्सन, ठीक है। उसको चेक करता है, क्योंकि जो भी बिल होता है, पास होता है, एक्ट बनता है, तो उसको क्या है कि लोकसभा पास करेगा, राज्यसभा पास करेगा और प्रेसिडेंट भी उसको अप्रूवल एक्सेंट अपना देंगे, और जब एसेंट देते हैं प्रेसिडेंट तब वो जाके पास होता है, ठीक है। तो ये उसको रिवाइज करता है कि भैया यहाँ पे कुछ इस बिल में ये कमियां हैं, इसको आप सुधारिए। ओके, ठीक है। स्पेशल पावर क्या है? 249 आर्टिकल आपको बताया हूं मैं, ठीक है, कि जब हमारा नेशनल इंटरेस्ट हो तो हमारा स्टेट लिस्ट पे हमारा कुछ भी कर सकता है। आर्टिकल 312 भी है। आर्टिकल 312 है कि ऑल इंडिया सर्विसेज आपको क्रिएट करना है, तो ये इसका इनिशिएशन यानी कि शुरुआत हमारी राज्यसभा से ही होगी। जिस प्रकार से मनी बिल का शुरुआत हमारी लोकसभा में ही होता है, उसी प्रकार ऑल इंडिया सर्विसेज का क्रिएशन यदि आपको करना है तो वो चीजें हमारे कहाँ से शुरू होगी? वो हमारा राज्यसभा से ही उसका इनिशिएट किया जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस है, इट इज द सेकेंडरी चैम्बर। क्या है देखिए, वाइल इट इज अ वीकर इन द फाइनेंशियल मैटर मनी बिल, जैसा कि आपको बताया गया है, जैसा आपको बताया हूं मैं कि जो मनी बिल है वो लोकसभा में ही पास शुरुआत इनिशिएट होता है और लोकसभा ही उसको पारित करता है 14 दिन के अंदर। यदि कोई राज्यसभा उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने को बोलता है तो ठीक है, उसका रिकमेंडेशन लोकसभा माने या ना माने, तो यानी कि मनी बिल में हमारा टोटली लोकसभा का होता है। उसी प्रकार है ना, जो हमारा while it weaker in a financial matter money bill and cannot pass a no confidence motion, calling it secondary is inaccurate, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी आप देखते हैं कि इसका ज़्यादा वो नहीं है, मनी बिल में भी नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारा सेकेंडरी इनएक्यूरेट है। इट इज़ को इक्वल चैम्बर, ये हमारा को इक्वल चैम्बर यानी कि बराबर का हमारा चैम्बर है। क्यों? इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे कि आर्टिकल 368 है, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, तो उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। एंड द इलेक्शन इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड जजेस, ठीक है, इसमें तो ये है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करना है, ठीक है, या जजेस को हटाना है। उसमें क्या हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का समान भूमिका है, ठीक है, दोनों उस पर बहस करेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे, तब वो जाके हटेंगे, यानी कि इनका इक्वल चैम्बर है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये हमारा मनी बिल पास हो गया तो मनी बिल हमारा बस लोकसभा है, राज्यसभा नहीं देता है तो उसको सेकेंडरी चैम्बर बोल देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे। कंक्लूजन क्या करेंगे कि कैसे निष्कर्ष लिखेंगे आप? द राज्यसभा सर्व एज द ब्रिज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, यानी कि जो हमारा राज्य है और हमारा केंद्र सरकार है उनके बीच में हमारा इस सेतु की तरह काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है। इट्स रोल एज अ डेलिब्रेटिव बॉडी and a protector of the federal interest ensure that India's governance remain balanced, justifying its position and not just a secondary house, but as a vital pillar of the Indian democracy। ठीक है, बिल्कुल। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं इसका इंपॉर्टेंस नहीं, इसका इंपॉर्टेंस है, जैसा कि आपने पहले बताया है। ओके, उसी प्रकार हिंदी में देख लेंगे कि राज्यसभा केंद्र और राज्यों के बीच एक सेतु के रूप में काम करती है।
एक विचारशील निकाय और संघीय हितों के रक्षक के रूप में इसकी भूमिका यह सुनिश्चित करती है कि भारत का शासन संतुलित रहे। यह इसे केवल एक द्वितीयक सदन नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र का एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। ठीक है, तो वो हिंदी में ट्रांसलेटेड है, सेम जो चीजें हैं उसको इस तरीके से बताया गया है। ओके, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप इसको देख सकते हैं, और जहाँ पे कंफर्टेबल है वहां से इसको राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ओके, तो ये मेंस का हो गया आपका। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग अपने क्लास को कंक्लूड करते हैं। ओके, देखिए, जो हमारा राज्यसभा है, ये राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, हाउस ऑफ द एल्डर्स बोलते हैं, रेड कारपेट हाउस बोलते हैं, इसको अपर हाउस भी बोलते हैं। ओके, ये जो हमारे एमपी हैं वो हमारे इलेक्टेड होते हैं बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ कहाँ, जो भी हमारे स्टेट के असेंबलीज हैं। ठीक है, हमारे स्टेट के जो काउंसिल्स हैं, परिषद हैं, वो नहीं, बल्कि जो हमारे असेंबली हैं, जो विधानसभा है, वो चुनती है, राज्य की विधानसभाएं चुनती है, और साथ ही में 3 यूटी हैं वो चुनता है। एक हमारा दिल्ली है, पौंडीचेरी है, और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में 4 सीटें, दिल्ली में 3 सीटें, पौंडीचेरी में 1 सीट है। ओके, और साथ ही साथ क्या करते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट महोदय हैं या महोदया हैं, वो नॉमिनेट करते हैं, नामित करते हैं मेंबर को, कितने मेंबर को, 12 मेंबर को। और वो कहाँ से, किस फील्ड में, लास्ट में, यानी कि लिटरेचर से होने चाहिए, या आर्ट से होने चाहिए, या साइंस से होने चाहिए, या सोशल सर्विस से होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जो अच्छे काम करते हैं तो प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट कर देते हैं। ओके, ठीक है। कंपोजिशन क्या है, आर्टिकल 80 में क्या है, आप देखेंगे कि कैन नॉट एक्सीड 250, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर है वो 250 नंबर इनका है, यानी कि 238 हमारा इलेक्टेड है और 12 नॉमिनेटेड है। लेकिन अभी के करंट सिनारियो में देखेंगे कि 245 हमारी सीटें हैं, उसमें 233 सीटें स्टेट और यूटी से आती हैं, और वहीं पे हमारे 12 मेंबर क्या होते हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, ओके। इसमें जो एलोकेशन ऑफ सीट के बारे में बताया हूँ मैं, कि किस राज्य को, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश को 31 सीटें दी जानी चाहिए, महाराष्ट्र है उसको 19 सीटें दी जानी चाहिए। ठीक है, बिहार है उसको 16 सीटें देनी चाहिए। तो ये सब चीजें कहाँ मेंशन है, वो हमारे 4th शेड्यूल में ये सब चीजें मेंशन है। ओके, लिखा गया है। और वो किस पे आधारित होनी चाहिए, जो पॉपुलेशन है उस पे आधारित होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट हाउस है, इसको हम डिजॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक सेशन है, चाहे बजट सेशन, मानसून सेशन, चाहे विंटर सेशन, वो एक सेशन को वो रद्द कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं, वही हमारे उपराष्ट्रपति जो होते हैं, वो हमारे एक्स ऑफिशियो यानी कि पदेन अध्यक्ष होते हैं, किसके, राज्यसभा के। ठीक है, वेरी गुड। इलेक्शन प्रोसेस आपको पता ही है चीजें, है ना। और ये सब देखिए, क्वालिफिकेशन क्या है 84 में, कि 30 साल सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, 30 साल के होने चाहिए। ठीक है, और हमारे लेंगे ये, और क्वालिफिकेशन दिस वन, और नीडेड बाय द लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, और देखिए, एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में हमने क्या कहा था, हमने आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में था कि जो कोई भी व्यक्ति, है ना, यदि राज्यसभा में आना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है पार्लियामेंट का, एमपी बनना चाहता है राज्यसभा में, तो वो उसी स्टेट का, सेम स्टेट का इलेक्टर वोटर होना चाहिए। लेकिन 2003 में जो हमारा अमेंडमेंट हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, तो उसमें देखते हैं कि कोई भी भारत का सिटीजन हो और किसी भी स्टेट से, वो राज्यसभा में जा सकता है। ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं, आप देख लीजिएगा। ओके, अब देखिए, ये जो चीजें हैं ये मैंने आपको बताया। अब एक बार मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ तेज, है ना, बाय फास्ट। ओके, देखिए, ये हमारा राज्यसभा है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में मेंशन है, और इसका फॉर्मेशन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। ठीक है, और काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ एल्डर्स, रेड कारपेट हाउस इसको बोलते हैं। और ठीक है, और एलोकेशन जो सीट है वो हमारा 4th शेड्यूल में है, और पॉपुलेशन पे बेस्ड होता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी कि 250 सीट से अधिक इसमें नहीं हो सकती, और इसमें 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं, वो हमारे लास्ट पे होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट उनको करते हैं, और अभी क्या है, 245 सीटें हैं, उसमें 12 हमारे नॉमिनेटेड हैं। आर्टिकल 84 में लिखा गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि इसमें जो एमएलएज हैं, है ना, एमएलएज, वही आपको क्या कर सकते हैं, वही आपको वोट करेंगे, और एमएलसी जो हैं वो वोट नहीं करेंगे। ठीक है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो उनका एक सेशन को रद्द कर सकते हैं। 83 यानी कि ड्यूरेशन है कि कितने साल का होता है, तो देखिए, ये हमारा परमानेंट बॉडी है, तो राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं है, बल्कि जो इनके मेंबर होते हैं उनका टेन्योर होता है 6 साल का, और 1/3 जो मेंबर होते हैं हर 2 साल के खत्म होने पे वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, 84 बी देखेंगे, क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में क्या है, अरे वो 30 साल से ऊपर होने चाहिए और भारत के नागरिक होने चाहिए। ओके,
वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? वही हमारा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा के पदेन हमारे अध्यक्ष होते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है वो हमारे एक्स ऑफिशियो यानी कि हमारे चेयरमैन के तौर पे इनको सैलरी मिलती है। राज्यसभा के पास पावर क्या है? राज्यसभा के पास ये पावर है कि जो डिप्टी चेयरमैन है उनका अपने में ही उनको चुनना है, दूसरा कैसे उनको हटाना है। तीसरा, ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएशन के लिए यही हमारा रेजुलेशन इनिशिएट करेंगे। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बारे में आपको बताया हूँ कि 2003 में अमेंडमेंट हुआ, अब वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। आर्टिकल 249, 250, 251, 252, 253 के बारे में आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, जो कि आप इसको देख सकते हैं। ओके। और फिर मैंने आपको बताया कि जो भी स्टेट्स हैं, ठीक है, तो उन स्टेट को कौन कितने कितने सीटें मिली हैं राज्यसभा में। तो मेनली जो मेजर स्टेट हैं उनको बताया हूँ, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश से हमारे 31 सीटें मिलती हैं। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से 19 सीटें मिलती हैं। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु है, यहाँ से 18 सीटें मिलती हैं राज्यसभा के लिए। और बिहार से 16 सीटें। जो यहाँ पे आपको फोकस किया कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु है जो कि 18 सीटें हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ठीक है। ओके। एक सीट भी पूछ सकता है कि एक सीट कहाँ-कहाँ है। तो उसके लिए बताया कि जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर आपको पता है, उसमें से आसाम को निकाल दीजिए। क्यों? आसाम में हमारे 7 सीटें हैं। लेकिन हमारे सिक्किम में भी हमारा 1 सीट है। तो आपको बताया हूँ कि हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम, यहाँ पे हमारे क्या है कि 1-1 सीट है। साथ में पुडुचेरी हमारा 1 सीट और गोवा हमारा 1 सीट। और आपसे पूछूंगा कि दिल्ली से कितनी सीटें हैं? तो दिल्ली से हमारे कितना है? 3 सीटें। जम्मू कश्मीर से 4 सीटें। ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको एक एक कंसेप्ट समझाने का कोशिश किया। ठीक है। और आपको जो जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे जीएस पेपर में, ठीक है, तो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो सब आपको मैं राज्यसभा के बारे में दे दिया हूँ मैं। ठीक है। 250 वर्ड्स में आपको कैसे मेंस का आंसर राइटिंग लिखना है वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया हूँ मैं। ठीक है। आप इसको रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। और आप देखेंगे कि जितने भी आपके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उसका समरी यदि आप बनाएंगे ना, उसका जिस्ट बनाएंगे, सार बनाएंगे ना, तो सारी चीजें जो मैं पढ़ाया हूँ इतने में ही निहित है। तो ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप मेरे वीडियो पे जो पढ़ाता हूँ आप उस पे फोकस कीजिए, उसके नोट्स बनाइए, उसके प्रैक्टिस कीजिए, और आप देखेंगे कि आपके परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ही संविधान के हर एक तथ्य को समझने के लिए, हर एक टॉपिक को समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। और जो भी आपको डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। ठीक है? चलिए, फिर पढ़िए, मस्त रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। धन्यवाद।